हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। तो जैसा कि बेटा लेक्चर नंबर 19 में 18 में हमने वैद्युत चालन नामक चैप्टर को स्टार्ट किया था। अगर बेटा अभी तक बच्चा पार्टी अगर आपने लेक्चर नंबर 19 नहीं देखा तो इस चैप्टर की अप्रोच आपकी अच्छी रहने वाली नहीं है। अगर आपने लेक्चर नंबर 19 नहीं देखा है तो फिर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जितनी भी बातें हैं, वैद्युत चालन का जो बेसिक है वो सब हमने लेक्चर नंबर 19 में डिस्कशन कर लिया है। आज बेटा लेक्चर नंबर 20 में आज स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट है। तो जब किसी लेक्चर्स में स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट होते हैं तो लेक्चर वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो जब लेक्चर वो मज़ेदार हो जाएगा, ठीक, तो लेक्चर नंबर 20 में स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट है। तो जब किसी लेक्चर में स्टार्टिंग से ही ज़बरदस्त टाइप का कॉन्सेप्ट होगा तो लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप वीडियो को स्किप मत करना, लेक्चर में लास्ट तक बने रहना। कुछ ना कुछ आपको हम बेटर सिखा के ही भेजेंगे। अगर आपने हमको समय दिया है 1 घंटा 45 मिनट जो भी एक लेक्चर की टाइमिंग है, तो उसमें आप कुछ ना कुछ नया ही सीख के जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। औरों से हम आपको कुछ ना कुछ बेटर कंटेंट देंगे। प्रॉपर रिसर्च के साथ आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट का डिलीवर करते हैं हम। बस आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ सेकेंड आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में, आप कुछ नैनो सेकेंड लाइक करने में और एक कमेंट देने में आपका कुछ जाएगा नहीं उसमें, लेकिन वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए एक महज लाइक है, लेकिन वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आइए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हेडिंग ही देखे होंगे कि प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता क्या होती है? तो सबसे पहले आप एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे। तो R बराबर में क्या होता है? तो R बराबर में आपने फार्मूला पढ़ा होगा ml बटे में ne स्क्वायर ए टाउ, ne स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। यहां m क्या होता है? तो m होता है वेयर, ये सब चीजें जानो तो एक्चुअल में होता क्या है। वेयर m जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। L क्या होता है? तो L होती है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई होती है, चालक तार की लंबाई होती है। चालक तार की क्या होती है? लंबाई होती है। N क्या होता है? तो N होता है एकांक आयतन में। एकांक आयतन में क्या होता है? स्मॉल n क्या होता है? तो स्मॉल n होता है, क्या होता है बेटा? स्मॉल n तो आप कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एकांक आयतन में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एकांक आयतन में क्या होता है? तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E क्या होता है? तो E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो स्मॉल e क्या होता है? तो स्मॉल e होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। A क्या होता है? तो A आपको पता होना चाहिए, A होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। टाउ क्या होता है? तो टाउ होता है श्रांतिकाल। क्या होता है? श्रांतिकाल। अब ये श्रांतिकाल कौन सी बला है? हर एक बात को बहुत अच्छे से जानेंगे, बस आपको लेक्चर में लास्ट तक बने रहना, ठीक। तो पहली बात, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जब तापमान को बढ़ाते हैं तो चालक या कोई भी एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं कोई एक एटम है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है।
अभी बाद में चालक के लिए भी देखेंगे, अर्धचालक के लिए भी देखेंगे और मिश्र धातु के लिए भी देखेंगे। तो पहले हम ओवरऑल समझते हैं कि प्रतिरोध ओवरऑल क्या परिवर्तन करता है। तो जब किसी परमाणु का टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता होना, पहली बात इसमें कोई कुछ और नहीं परिवर्तित होगा, n या टाउ में ही परिवर्तन होता है। टाउ में ही, n या टाउ में ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। तो पहली बात तो आपको यह देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, चालक की तार की लंबाई भी फिक्स है, एकांक आयतन में उपस्थित एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये परिवर्तित होगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी फिक्स है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी फिक्स है। और बदलेगा तो क्या बदलेगा? टाउ या टाउ श्रांतिकाल बदलेगा। तो n या टाउ में ही परिवर्तन होता। पहली बात तो ये समझेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/n के होता है। 1/n क्या होता है? n के होता है। और बेटा r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाउ के, 1/टाउ के। और ये n कुछ और नहीं होता। तो n क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में, या एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और टाउ क्या होता है? तो टाउ होता है श्रांतिकाल होता है। टाउ क्या होता है? श्रांतिकाल होता है। तो जब किसी परमाणु के हम उसके तापमान में परिवर्तन करते हैं, जब किसी एटम के तापमान में परिवर्तन करते हैं तो उसके मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। और जब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इंक्रीज होगा, ये वृद्धि होगी, तो आपको पता होना चाहिए वृद्धि होने पर जब ये n बढ़ेगा तो r क्या होगा? तो r घटेगा। r क्या होगा? तो r घटेगा, r घटेगा, r घटेगा। तो जब n बढ़ेगा तो r क्या होगा? घटेगा। तो जब किसी परमाणु के तापमान को हम बढ़ाते हैं, जब किसी परमाणु के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और जब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता होना चाहिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो n में जब वृद्धि होगी तो r क्या होगा? तो r घटेगा। r क्या होगा? घटेगा। अब ये टाउ क्या होता है? तो टाउ जो होता है दो क्रमागत टक्करों के दौरान लगा समय होता है। तो दो क्रमागत टक्करों के दौरान लगा समय को ही हम लोग क्या कह देते हैं? श्रांतिकाल कहते हैं। तो अब ये मान लेते हैं ये कोई चालक तार है। अब इसमें प्रति सेकेंड प्रति एकांक आयतन को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा समय होगा वो समय क्या होगा? घटेगा। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको एक ये कर्नल है, अब एक कर्नल से एक दूसरे कर्नल में टकराने में जो समय होता है उसी को तो हम श्रांतिकाल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब इसमें हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और जब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो श्रांतिकाल घटेगा। और श्रांतिकाल जब घटेगा तो क्या होगा? तो श्रांतिकाल घटेगा तो r क्या होगा? तो r बढ़ेगा। r क्या करेगा? बढ़ेगा। r क्या करेगा? r बढ़ेगा। r क्या करेगा? बढ़ेगा। तो देखिए पहली बात तो दो फैक्टर ही ऐसे हैं जो तापमान का प्रभाव यानी प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता होती है। तो एक तो r
n की में वृद्धि होती है तो r घटता है, r क्या होता है, घटता है। और जब क्रांतिकाल घटेगा तो r क्या होगा, तो r बढ़ेगा, r क्या करेगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, प्रति सेकेंड एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब एकांक आयतन में प्रति सेकेंड यानी कि उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप क्या कह सकते हैं, इसी को हमने क्या लिखा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो जब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो जब n बढ़ेगा तो आपको पता है कि r घटेगा, और जब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, या दूसरा आप फैक्टर देख सकते हैं, तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आपको पता होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत दो क्रमागत टक्करों के दौरान लगा समय ही तो क्रांतिकाल होता है। तो जब दो क्रमागत टक्करों के दौरान एक ये इलेक्ट्रॉन से एक ये अब दो क्रमागत टक्कर कर रहे हैं, तो जब ये बहुत स्पीड से चलेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी टक्कर नहीं करेंगे, नहीं समझे। अब ये परमाणु है, अब एक एटम ये है, एक एटम ये है। अब इन एटम को हम बहुत धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, तो टक्कर के दौरान समय लगेगा। टक्कर के दौरान क्या लगेगा, समय लगेगा। अब मान लो इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये बार बार जल्दी ऐसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और जब ऐसे जब बार लड़ेंगे तो इनका टाउ क्या करेगा, घटेगा। और जब टाउ घटेगा तो भैया आपको पता होना चाहिए आर बढ़ेगा, आर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं तापमान बढ़ाने पर क्या, तापमान बढ़ाने पर n का मान बढ़ता है, जिससे r में कमी होती है। r में क्या होती है, कमी होती है, तथा टाउ का मान घटता है, जिससे r बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर एक फैक्टर है जो n क्या कर रहा है, r को कमी कर रहा है n r को कमी कर रहा है, और बेटा टाउ जो है वो r को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक। अब ये तो हमें पता चल गया कि तापमान बढ़ाने पर एक फैक्टर ऐसा है जो कि इसको बढ़ाता है, और दूसरा फैक्टर ऐसा है जो इसको क्या करता है, कम करता है। एक n जो है वो कम करता है और टाउ जो है वो बढ़ाता है। टाउ क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। अब क्या देखते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे चालक पर तापमान का प्रभाव। चालक पर तीनों चीजें में देखेंगे, चालक पर तापमान, चालक पर तापमान का प्रभाव। तो चालक पर तापमान का प्रभाव क्या होगा, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सिंपल सी बात ध्यान समझेंगे। अब एक अपने पास कंडक्टर है, उसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि तापमान बढ़ाने पर उनके जो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम मान ले कि नगण्य ही प्रभाव पड़ा। जैसे मान लो आपके पास 50 करोड़ रुपए है, अगर हमने आपको 100 रुपए दे दिया, या आप मान लो सिंपल सा उदाहरण ऐसा, एक समुद्र है, अब समुद्र से आपने क्या किया, 2 चम्मच पानी को निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि समुद्र में 2 चम्मच पानी कम हो जाएगा। और 2 चम्मच अगर आपने डाल दिया तो समुद्र में 2 चम्मच पानी बढ़ जाना चाहिए थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो उसमें तो पानी का एक सागर है, अथाह पानी है। तो जब उसमें अथाह पानी है तो हम कह सकते हैं चालक में भी तो भर भर के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब भर भर के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो जब तापमान बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसा मान लेते हैं कि तापमान बढ़ाने पर चालक के एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है बेटा? नगण्य प्रभाव पड़ता है। लेकिन देखिए, तापमान बढ़ाने पर जब हम तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है, तो n का मान भी क्या करता है? बढ़ता है। n क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एकांक आयतन में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एकांक आयतन में, मुक्त इलेक्ट्रॉन की एकांक आयतन में, ऐसे आप लिख सकते हैं। कैसे? एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एकांक आयतन में ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब है तो आप कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती, लेकिन ये प्रभावी रूप में नहीं, प्रभावी नहीं है। तो जब ये प्रभावी नहीं है तो तापमान बढ़ाने पर n पर तो प्रभाव पड़ता है, यानी कि n में, n का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री चार्ज है वो भर के हैं, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम ऐसा मान लेते हैं नगण्य। अभी लिखेंगे थ्योरी, टेंशन ना लो। एक बात समझो, चालक पर तापमान का प्रभाव क्या होता है? तो चालक पर तापमान का जो प्रभाव होता है, तो तापमान बढ़ाने पर एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन ये प्रभावी रूप में नहीं बढ़ता है, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। लेकिन अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी है तो आप कह सकते हैं कि R जो होता है, अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे, जब आप तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान को क्या करेंगे? सेकेंड फैक्टर देख रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है ना। क्या? ये देखो लिखा, n या टाउ में ही परिवर्तन होता है। तो जब n या टाउ में ही परिवर्तन होता है तो तापमान जैसे बढ़ाया तो टाउ का मान क्या होता है? तो टाउ का मान क्या होता है बेटा? घटता है। टाउ का मान क्या होता है? घटता है। तो जब टाउ घटेगा तो आपको पता होना चाहिए R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाउ के। तो जब टाउ घटेगा, टाउ क्या करेगा? घटेगा, तो R का मान क्या होगा? तो R का मान क्या होगा? तो R का मान बढ़ेगा। R का मान क्या होगा? बढ़ेगा। R का मान क्या होगा? तो R का मान बढ़ेगा। R का मान क्या करेगा? बढ़ेगा। R का मान क्या करेगा? बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि जब तापमान बढ़ाने पर चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नगण्य प्रभाव पड़ता है, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नगण्य प्रभाव पड़ता है, लेकिन तापमान बढ़ाने पर जो शांतिकाल होता है या विश्रांतिकाल होता है वो घट जाता है। जब शांतिकाल घट जाता है तो R का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी चालक का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ये बात हम लिख देते हैं, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा? तापमान बढ़ाने पर चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n पर नगण्य प्रभाव पड़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर शांतिकाल घट जाता है, अतः चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अतः चालक का क्या बढ़ जाता है? तो अतः चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अतः चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अतः चालक का क्या बढ़ जाता है? प्रतिरोध। एक्चुअल में दो फैक्टर को हमको देखना है, टाउ को भी देखना है और साथ में किसको देखना है? आपको n को भी देखना है। तो n इसमें प्रभावी रूप में नहीं बढ़ रहा था तो हमने उसको नगण्य मान लिया था। जब नगण्य मान लिया था तो आप
एन जो है वो प्रभावी रूप में नहीं बढ़ रहा, लेकिन टाउ तो घट रहा है। जब टाउ घटेगा तो आर का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो अगर चालक कोई है तो चालक का तापमान बढ़ाने पर उसमें स्मॉल आर का यानी कि जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ता है, क्योंकि शांतिकाल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसका हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं। इसका क्या समझ लेते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं। तो ग्राफ क्या होता है, मान लेते हैं एक कोई अपने पास धातु है कॉपर, ठीक है, ये आर है और या इसी को कह सकते हैं रो है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या ये प्रतिरोध है। अब ये कोई कॉपर है अपने पास, कोई क्या है, कॉपर है। अब ये तापमान को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो इसका जो ग्राफ है, कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसका ग्राफ इस टाइप से बढ़ता है, इसका ग्राफ इस टाइप से बढ़ता है। यानी कि एक कॉपर का ग्राफ है तो कॉपर का ग्राफ जो होता है ये इस टाइप से बढ़ता है कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये तो ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, तो ये कॉपर का ग्राफ है। तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध आर का मान देख रहे हैं, जैसे जैसे तापमान को हम बढ़ा रहे हैं तो देखो प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो ये चालक पर हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे, अब जब चालक का हो गया तो अब हम देखेंगे अचालक, सॉरी अर्धचालक का। किसका देखेंगे, अर्धचालक। अब ये अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक का जब फिजिक्स हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, अर्धचालक पर तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। अब अर्धचालक पर तापमान का प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो अर्धचालक होते हैं, आप अभी के लिए समझो कि चालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अर्धचालक सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम है। इसको विस्तृत हम लोग अध्ययन करेंगे जब फिजिक्स के लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स या कुछ सेमीकंडक्टर नाम का एक चैप्टर मिलेगा, तो उसमें हम आपको ये पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो आप ध्यान समझेंगे कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। यहाँ पर जो होता है कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। इसको ऐसा करते हैं, यहां पे ही कंटिन्यू पूरा लिख कर देते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, नगण्य होती है। ठीक है, तो कमरे के तापमान पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो नगण्य होती है। तो पहली बात, जो अर्धचालक होते हैं उसको जब अब मान लेते हैं कोई अपने पास अर्धचालक है, अब ये मान लेते हैं सिलिकॉन कोई एक अर्धचालक है। अब ये कार्बन फैमिली का होता है, तो कार्बन फैमिली के बाहरतम जो कोश होती है, आउटर स्पेस जो होता है, तो आउटर स्पेस क्या होता है, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो ये 4 अब कार्बन फैमिली का है, तो ये सिलिकॉन है अपने पास कोई। ध्यान समझेंगे, बहुत अच्छे से फील कराएंगे आपको हम। ये सिलिकॉन है, अब ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब ये अपने पास जब सिलिकॉन है, तो जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो इन बॉन्डों को बोलते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। अब जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर
तापमान बढ़ाने पर क्या करेंगे, जब तापमान को बढ़ाएंगे तो इसमें सहसंयोजी जो बंध हैं इनमें वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो यह जो सहसंयोजी बंध हैं इनमें वाइब्रेशन होगा। जब वाइब्रेशन होगा तो सहसंयोजी जो बंध होंगे वो टूट जाएंगे, और जब सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो इसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो मुक्त हुए आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन का मान बढ़ जाएगा, स्मॉल एन का मान बढ़ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे जब हम पहली बात तो आप ध्यान समझेंगे, कमरे के तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। यहाँ पे टाउ कम में भी परिवर्तन होता है, लेकिन जब टाउ में परिवर्तन होता है तो टाउ में परिवर्तन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। टाउ का मान घटता है लेकिन ये प्रभावी नहीं होता है। कैसा नहीं होता, प्रभावी। अभी आपको लगेगा कि ऐसा कैसे है कि कहीं कुछ भी है कहीं कुछ भी है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान से समझेंगे, जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं चालक के साथ, अर्धचालक के, तो ये एक्सपेरिमेंट का एक विषय है, ठीक है। लेकिन जो है उसको हम समझेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पे टाउ का मान घटता है, लेकिन ये टाउ का मान जो घटेगा वो बहुत प्रभावी रूप में नहीं होता। तो जब बहुत प्रभावी रूप में नहीं होता है तो जब तापमान बढ़ाते हैं तो इसमें मुक्त हुए, अब जब तापमान बढ़ाएंगे तो बेटा ये फ्लैक्चुएशन हो जाएगा, और जब फ्लैक्चुएशन होता है तो इसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब बहुत तेजी से बढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए जब एन का मान बढ़ेगा तो एन का मान जब बढ़ेगा तो आपको देखो व्युत्क्रमानुपाती है, और जब व्युत्क्रमानुपाती है तो एन का मान जब बढ़ेगा तो आपको पता है कि आर का मान क्या होगा, तो आर का मान घटेगा। आर का मान क्या होगा, घटेगा। तो कमरे के तापमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, तो दिमाग में सेव रखेंगे। लेकिन जब जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो इसमें स्मॉल एन का मान बढ़ता है। जब स्मॉल एन का मान बढ़ेगा तो आपको पता है आर घटेगा। तो तापमान बढ़ाने पर अगर कोई अर्धचालक है तो उसमें स्मॉल मतलब किसका मान बढ़ेगा, तो इसका मान तापमान बढ़ाने पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आर उस समय क्या होगा, तो आर उस समय घटेगा। आइए इस बात को हम लिख देते हैं, जिससे प्रतिरोध आर का मान बढ़ जाता है। आर का मान बढ़ जाता है। आर का मान क्या होता है, तो आर का मान हो जाता है, बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोध आर का मान घट जाता है। प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाता है, तो प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाता है, तो प्रतिरोध आर का मान घट जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि यहाँ पे टाउ होता है, टाउ का मान घटता है लेकिन बहुत प्रभावी रूप में नहीं, और चालक में यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो तो बढ़ती है, लेकिन ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक्सेस में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स चालक में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन तापमान बढ़ाने पे टाउ घटेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो टाउ घटेगा तो आर बढ़ेगा। तो चालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध आर का मान बढ़ता है। लेकिन अगर इसी जगह आप कह सकते हैं कि अगर कोई अर्धचालक है तो उसका तापमान बढ़ाने पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और जब मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो एन का मान जो आर का मान जो होता है वो क्या जाता है, घट जाता है। आर का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब आर का मान घट जाता है तो अब इसका ग्राफ भी तो आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है बनाना। ये इसका ग्राफ बना लेते हैं, यहां पे इसका ग्राफ बना देते हैं। मान लेते हैं कोई अपने पास धातु है, ठीक है, कोई अर्धचालक है, कोई अर्धचालक है, इसका ग्राफ। तो ये आर है, या इसी को क्या बोल देंगे, रो। क्या बोल देंगे बेटा, रो, ठीक है। अब ये तापमान है। अब जब तापमान है तो इसमें तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तो तापमान बढ़ाने पर यहाँ पे जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे प्रतिरोध आर का मान क्या होगा, तो प्रतिरोध आर का मान देख रहे होंगे। अब प्रतिरोध आर का मान क्या कर रहा है, ये घट रहा है। क्या कर रहा है, घट रहा है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं वैसे प्रतिरोध आर का मान क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। तो अर्धचालक में क्या होता है, तो प्रतिरोध आर का मान क्या होता है, घटता है। अब तीसरी बात, लास्ट बात, अर्धचालक पर देख चुके, अब क्या देखेंगे, मिश्र धातु पर। मिश्र धातु पर तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। अब यहां पे क्या देते हैं, तो मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु आप कह सकते हैं टंगस्टन का तार, ठीक है।
मिश्र धातु मतलब एलॉय। तो एलॉय क्या होते हैं? तो एलॉय आप कह सकते हैं मिश्र धातु पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो स्मॉल n है इसका मान बढ़ता है लगभग उतना ही जितना कि इसमें टाउ का मान घटता है। तो आप कह सकते हैं तापमान बढ़ाने पर मिश्र धातु के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान बढ़ाने पर मिश्र धातु के तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध R के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध R के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, इसका ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध R के मान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो टाउ n का मान है वो लगभग बराबर उतना ही बढ़ता है जितना कि टाउ घटता है। तो ये आप कह सकते हैं ये सब बातें जो हैं ये सब एक्सपेरिमेंट की बातें हैं। कैसी बातें हैं? एक्सपेरिमेंट की बातें हैं। तो एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ R या आप कह सकते हैं रो, ये तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब इसका मान बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर मिश्र धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मिश्र धातु के रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब बेटा इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तापमान बढ़ाने पर अगर कोई चालक है तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि प्रभाव रूप में नहीं होता, तो उसी को हम नगण्य मान लेते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि जब तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टाउ क्या होगा? टाउ घटेगा। जब टाउ घटेगा तो आर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ाने पर चालक में तार का यानी प्रतिरोध आर का मान बढ़ता है। लेकिन अगर इसी जगह कोई क्या होगा? अर्धचालक पर होगा, तो अर्धचालक मान लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान जो मान लें 25 डिग्री पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती। जैसे तापमान को बढ़ाते हैं तो इसमें जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। और जब उनमें वाइब्रेशन होता है तो ये सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। और जब सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं तो एन का मान बढ़ता है। जब एन का मान बढ़ता है तो आर का मान क्या होता है? घटता है। तो अर्धचालक में प्रतिरोध आर का मान क्या करता है? घटता है। लेकिन मिश्र धातु पर तार, इसीलिए आपने देखा होगा इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने देखा होगा हीटर में भी किसका तार लगा देते हैं, क्योंकि जितना भी इसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सब एक्सपेरिमेंट की बातें। इसमें जो एन है वो लगभग बराबर ही बढ़ता है जितना कि टाउ घटता है। तो हम कह सकते हैं तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध आर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप ग्राफ भी देख रहे होंगे, इन तीनों का हमने ग्राफ भी बना दिया। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब सेकेंड मेथड से देखते हैं। एक मेथड तो थ्योरेटिकल हो गया, और सेकेंड मेथड से, न्यूमेरिक मेथड से देखते हैं कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो चालक, अर्धचालक और मिश्र धातु में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक फार्मूला भी यहीं से ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो माना T तापमान पर प्रतिरोध R0 है तथा T तापमान पर प्रतिरोध RT है। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया, प्रयोग द्वारा देखा गया। ये जो प्रयोग द्वारा क्या देखा गया, प्रयोग द्वारा क्या देखा गया, तो प्रयोग द्वारा देखा गया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि यहाँ पे जो R में परिवर्तन हो रहा है, R में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो R में जो परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। प्रारंभिक प्रतिरोध के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। और यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि आर पे जो परिवर्तन हो रहा है, आर में जो परिवर्तन हो रहा है वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसके क्या हो रहा है? ये अनुक्रमानुपाती है। कैसा है? अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरणों को मिला, ये प्रैक्टिकली देखा गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
अब यहाँ पे क्या देखा गया कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जो है ये प्रोपोर्शनल का साइन है, सॉरी अनुक्रमानुपाती है, ये क्या है अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे अल्फा आता है, क्या आता है अल्फा। तो अल्फा ये है अल्फा, अल्फा अल्फा है क्या, तो अल्फा है नियतांक, अल्फा क्या है, तो अल्फा है नियतांक। तो यहाँ पे अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी हो गया, आर नॉट क्या हो गया बेटा, डेल्टा टी हो गया। अब डेल्टा आर क्या है, तो डेल्टा आर आप कह सकते हैं कि ये तो परिवर्तन है ना, किस में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रतिरोध में। तो अंतिम प्रतिरोध कितना है, तो अंतिम प्रतिरोध है आर टी और प्रारंभिक प्रतिरोध है कितना आर नॉट। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो अंतिम प्रतिरोध माइनस में प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर में क्या हो जाएगा, तो आर नॉट डेल्टा टी, ये अल्फा है, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आर टी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आर टी बराबर में क्या आ जाएगा, आर नॉट प्लस में हो जाएगा अल्फा, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी हो जाएगा, आर नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये फार्मूला ड्राइव हो गया बेटा, आर टी बराबर में क्या हो गया, तो आर टी बराबर में हो गया आर नॉट प्लस में अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब जब ये अल्फा क्या है, अल्फा पर से तो हमसे मतलब है, तो चालक के लिए, किसके लिए, चालक के लिए, चालक, अर्धचालक और तीसरा क्या है, तीसरा है मिश्र धातु, मिश्र धातु है। तो पहली बात, चालक के लिए जो अल्फा का मान होता है, चालक के लिए जो अल्फा का मान होता है, वो चालक के लिए जो अल्फा का मान होता है वो कैसा होता है, तो अल्फा के लिए अल्फा का मान होता है पॉजिटिव। अर्धचालक के लिए अल्फा का मान जो होता है वो निगेटिव होता है, अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे जो है आर नॉट जो मिश्र धातु के लिए जो अल्फा का मान होता है लगभग बराबर होता है जीरो के, लगभग बराबर होता है जीरो के। अब इसमें प्लस कर रहे हैं तो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे जब प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे आर टी का जो वैल्यू होगी आर नॉट से क्या होगी, यानी कि आर नॉट का मान क्या होगा, तो आर नॉट का मान बढ़ेगा। यहाँ पे आर नॉट का मान क्या होगा, तो आर नॉट का मान चालक के लिए क्या हो रहा है, तो चालक के लिए आर नॉट का, अब नहीं समझे ये भी तो समझो, यहाँ पे भी कुछ भी जोड़े, चालक के लिए क्या होता है, अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, चालक के लिए क्या होता है, अल्फा का मान पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब चालक के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आर टी का मान होगा वो बढ़ेगा, आर टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझे, आर टी का मान क्या होगा, तो आर टी का मान बढ़ेगा, आर टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसी में तो जोड़ रहे हैं बेटा, इसी में प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो आर टी का मान क्या हो जाएगा, तो आर टी का मान चालक के लिए क्या हो जाएगा, तो चालक के लिए आर टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर आप रिवर्स देखें तो यहाँ पे आर टी जो है ना, आर टी क्या है, तापमान बढ़ाने के पश्चात जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, तो उसका मान घट जाएगा, किसकी अपेक्षा, प्रारंभिक प्रतिरोध आर नॉट में। यहाँ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, यानी कि आर टी जो होगा ये क्या होगा, आर टी बराबर में हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं न्यूमेरिक रूप में, एक तो थ्योरेटिकल हमने आपको पढ़ा दिया, अल्फा का मान चालक के लिए पॉजिटिव रहता है, और चालक के लिए पॉजिटिव रहता है, अर्धचालक के लिए नेगेटिव रहता है, और मिश्र धातु के लिए लगभग जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे आर टी इज ग्रेटर देन और नॉट हो गया, यानी कि आप देख भी रहे थे वहाँ पे थ्योरेटिकल हमने आपको बताया था चालक का तापमान बढ़ाने पर उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब वो चालक के तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें मुक्त गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसमें टाउ घट जाता, जब टाउ घटता था तो वहाँ पे बेटा आर का मान बढ़ता था। यहाँ भी देख रहे हैं कि आर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्धचालक के लिए आप कह सकते हैं कि टाउ का मान वहां पे घट रहा था, क्योंकि एन से कोई हमें मतलब नहीं था, टाउ का मान घट रहा था, और जब टाउ का मान घट रहा था तो आर का मान आपको पता है ना, टाउ का मान बढ़ रहा था। जब टाउ का मान बढ़ रहा था, एक मिनट, चालक में
टाउ का मान बढ़ रहा था, चालक में क्या हो रहा था, टाउ का मान घट रहा था, और यहाँ पे टाउ का मान क्या कर रहा था, इंक्रीज, लगभग बराबर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे n का मान बढ़ रहा था, n का जब मान बढ़ा था तो आपको पता है n का मान बढ़ने पे अर्धचालक का प्रतिरोध घट रहा था, लेकिन मिश्र धातु में लगभग बराबर था, यानी कि दोनों परिवर्तन लगभग बराबर हो रहे थे। तो हम कह दिए थे कि वहाँ पर मिश्र धातु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ये आपको एक थ्योरेटिकल माध्यम से भी पता चल गया। RT, अब यहाँ पे एक फार्मूला बना लेते हैं। तो RT बराबर में क्या हो जाएगा, तो R0 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस में अल्फा इंटू में डेल्टा टी, इंटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। एक ये फार्मूला याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। RT क्या है, तो RT आप कह सकते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाने के पश्चात प्रतिरोध, ये प्रारंभिक प्रतिरोध अल्फा है, यानी कि आप कह सकते हैं एक नियतांक है। और डेल्टा टी क्या है, समय परिवर्तन है। डेल्टा की क्या है बेटा, समय परिवर्तन। आई होप आप लोगों को इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक बेटा, अब कुछ डेफिनेशन समझेंगे। गतिशीलता, गतिशीलता, गतिशीलता। अब ये गतिशीलता क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। तो गतिशीलता क्या होता है, तो किसी चालक में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, किसी चालक में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। तो म्यू बराबर में हो जाएगा, तो म्यू बराबर में क्या हो जाएगा, तो म्यू बराबर में हो जाएगा VD अपान में Q, E हो जाएगा। तो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के आरोपित अनुगमन वेग तथा मुक्त हुए, किसी चालक में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं, तो आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अब ये गतिशीलता कहते हैं। अब आपसे पहली बात तो डेफिनेशन लिख दें यहाँ पे, किसी चालक में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो किसी चालक में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अब आपसे एक कभी क्वेश्चन पूछ लेता है गतिशीलता पर, यानी कि तापमान बढ़ाने पर गतिशीलता पर प्रभाव। तापमान बढ़ाने पर गतिशीलता पर प्रभाव। यानी कि नोट पॉइंट में आप कह सकते हैं तापमान बढ़ाने पर गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक ही क्वेश्चन बनता है। तो पहली बात तो आप समझेंगे, जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बढ़ेगा, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि ये जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आदर्श गैस अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T की होता है। ठीक है, तो ये आदर्श गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। तो आपको अभी क्या फार्मूला पढ़ा, तो म्यू बराबर में आपने क्या पढ़ा, VD बटे में क्या, E पढ़ा। हमने अनुगमन वेग और शांतिकाल के में आपको परिवर्तन पढ़ाया था, तो यहाँ पे म्यू हो गया। क्या हो गया, और जब इसमें कह रहे हैं इसका तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ना तो वहाँ पे टाउ का मान हम अभी देख रहे थे पीछे, यहाँ पे टाउ का मान क्या होता है, तो टाउ का मान घटता है, और जब टाउ का मान घटेगा तो R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब भैया वहाँ तो R देख रहे थे, यहाँ पे गतिशीलता का मतलब है, क्या मतलब है, गतिशीलता से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे
टाउ जो गतिशीलता है वो टाउ के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जब टाउ के अनुक्रमानुपाती और टाउ घट रहा है, टाउ घटेगा, टाउ क्या करेगा, घटेगा, तो यहाँ पे म्यू का मान क्या होगा, तो म्यू का मान भी घटेगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं तापमान बढ़ाने पर गतिशीलता का मान भी क्या करेगा, तापमान बढ़ाने पर टाउ का मान घटेगा। जब टाउ का मान घटेगा तो गतिशीलता का मान भी क्या करेगा, घटेगा। गतिशीलता का मान भी क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, किसी चालक में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। Vrms डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T। अतः चालक का तापमान बढ़ाने पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे श्रांतिकाल घट जाता है। अतः श्रांतिकाल घटने से गतिशीलता घट जाती है। गतिशीलता क्या होती है, तो गतिशीलता घट जाती है।